तो मैंने आपको जो सिचुएशन में फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सीओडी दो पार्टनर्स है, एक फर्म चलाते हैं और आप एच हैं और आप सीओडी की फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो नेचुरली जब आप सीओडी की फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था कि सीओडी की कुछ गुडविल होगी, उनके फर्म की कुछ गुडविल होगी। उस गुडविल में जो एच का शेयर होगा वो एच को पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही बात। तो सीओडी से आप पूछते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट क्या है। तो सीओडी का मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बेकरी का बिजनेस करते हैं और सीओडी ने कहा कि भाई लास्ट ईयर हमने जो है 90,000 का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन इसके अंदर 15,000 का एक प्रॉफिट वो इंक्लूडेड है जो हमने एक लैंड खरीद रखी थी कि चलो इसमें कुछ करेंगे, उस लैंड को बेच दिया, तो लैंड को बेचने से हमें प्रॉफिट हो गया, है ना। लैंड सेल से हमें उसके अंदर गेन हो गया 15,000 रुपए। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि एच जब इनका बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो एच के हिसाब से बिजनेस का जो प्रॉफिट वो मानेगा, एच को मानना चाहिए, वो 90,000 मानना चाहिए या उससे 90,000 से कुछ कम या ज्यादा मानना चाहिए? सर कम। कितना? 15,000। 90,000 से कम मानना चाहिए, मतलब क्या, कितना कम कर दूं मैं 90,000 में से? सर 15,000 75 हो भैया जाएगा। एच कहेगा कि भाई मेरा लैंड का बिजनेस से तो मतलब नहीं, लैंड के काम से तो मतलब, मैं तो बेकरी फर्म में बन रहा हूँ। बेकरी से आपको कितना प्रॉफिट हुआ? तो बेकरी से उनको सिर्फ 75,000 का प्रॉफिट हुआ। तो एच कहेगा 75,000 प्रॉफिट मानिए आप, नॉट 90। उल्टा भी हो सकता है। सीओडी कहते हैं कि 15,000 का हमने लैंड बेची थी, उस पर लॉस हो गया हमें, और वो 15,000 का लॉस जो है हमने नेचुरली 90,000 में से लॉस तो ट्रांसफर किया है, कम हो गया। तो उस केस में एच के लिए जो सही प्रॉफिट होगा वो 90,000 नहीं है, बस 90,000 और 70,000 हम ऐड करेंगे तो फर्म का असली प्रॉफिट जो है वो 1,05,000 रुपए है। तो हमने किया क्या, इसको हम बोलते हैं, ये जो 90,000 और ये 15,000 लैंड बेचने से जो प्रॉफिट लॉस हुआ, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन या लॉस। तो जो फर्म का प्रॉफिट होता है या जो फर्म का लॉस होता है, इस प्रॉफिट लॉस में से हम एबनॉर्मल गेन लॉस को तो हम ऐड कर देते हैं और एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देते हैं। किसी साल अगर हुआ है तो एडजस्टेड जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट से हम गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। एक बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि मान लीजिए सीओडी जब फर्म चला रहे हैं तो एच जो उनका पार्टनर बन रहा है, नया पार्टनर, ये नया पार्टनर बन रहा है सपोज 1 अप्रैल 2021 को। तो क्या होगा, गुडविल की एक खास बात ये होती है कि जब गुडविल निकाली जाती है तो गुडविल फ्यूचर के लिए निकाली जाती है। एच को मतलब अच्छा फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर के लिए निकालने के लिए जो हम प्रॉफिट लेते हैं या जो भी हम बिजनेस की परफॉर्मेंस देखते हैं, वो परफॉर्मेंस कौन सी देखते हैं? हम पास्ट की देखते हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि एच गया सीओडी के पास में कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो वो सीओडी अपना पहले जो प्रॉफिट कमाया उसके बारे में बताएंगे ना कि हमने पिछले साल ये कमाया, उसके पहले ये कमाया, उसके पहले ये कमाया, तो पिछले सालों का प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन एच को उन प्रॉफिट से, पिछले सालों के प्रॉफिट से उतना मतलब नहीं है। एच कह रहा है ठीक है आपने पहले कमाया, आगे फ्यूचर क्या, आगे भी होगा क्या? अगर मान लीजिए सीओडी अभी तक बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे लेकिन अब से, आज से नहीं होगा प्रॉफिट उनको, तो एच के किस काम का वो प्रॉफिट? पहले कमाया था, सीओडी ने ले लिया, एच को तो उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा जो फ्यूचर में आएगा।
तो एच कहेगा कि ठीक है आपका पहले ये प्रॉफिट था, लेकिन आप ये बताइए कि फ्यूचर में इसमें से कितना रहेगा। सी और डी को लगता है कि भाई अभी तक जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे, साल भर का अगर हमारा 75,000 हर साल का प्रॉफिट हो रहा था पर एनम एवरेज, पिछले सालों में 4-5 सालों में एवरेज 75,000 कमाया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमारे टैक्स के रेट बढ़ा दिए या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, ये हो गई है, अब आने वाले टाइम पे ये हमारा 75,000 का प्रॉफिट तो तय है कि वो 65,000 हो जाएगा। तो एच जो कहेगा भाई मुझे 65 से मतलब है, मुझे 75 से क्या करना, मुझे 65 देखूंगा मैं तो, और सही है वो। एच तो एच फ्यूचर में जो प्रॉफिट आने की चांसेस हैं उससे मतलब है, लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉफिट आने की चांसेस हैं वो निकलता किससे, जो पहले प्रॉफिट हुआ उससे निकलता है। तो पास्ट का प्रॉफिट देखा जाएगा, उसके बेसिस पे फ्यूचर का प्रॉफिट निकाला जाएगा, और फ्यूचर का वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में आता रह सकता है, मेंटेनेबल है, फ्यूचर में आने की चांसेस। इसलिए पास्ट के प्रॉफिट में अक्सर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। उसमें से मैंने 2 एडजस्टमेंट्स अभी आपको बताए, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का। ये 2 एडजस्टमेंट्स हम पास्ट के प्रॉफिट में कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट हमें फ्यूचर में तो नहीं आएगा। फ्यूचर लैंड हमने अभी बेची, कोई हर साल थोड़ी बेचेंगे, हमारा बिजनेस थोड़ी लैंड बेचने का, तो उसमें जो गेन लॉस हुआ वो माइनस प्लस कर दीजिए। इसी ढंग से हम और भी एडजस्टमेंट्स हैं जो करते हैं प्रॉफिट में, और उस प्रॉफिट के बेसिस पे फिर गुडविल निकालते हैं। तो पहले तो हम फर्म के प्रॉफिट में, पहले हम कर क्यों रहे हैं मैं आपको बता दूं, हम फर्म के प्रॉफिट में कर रहे हैं क्यों, क्योंकि गुडविल निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट बेस जो है वो प्रॉफिट है। फर्म का प्रॉफिट क्या, उसके बेसिस पे गुडविल निकलेगी। तो फर्म का कौन सा प्रॉफिट लेना है, जो एक्चुअल में आ रहा है वो, कि जो हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है वो, तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्टेड वाला लेंगे, अभी जो एक्चुअल में आ रहा है वो नहीं लेंगे। तो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड वाला निकालने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स लगते हैं। उन एडजस्टमेंट्स में 2 एडजस्टमेंट्स थे, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। ये तो हम उन सालों में एडजस्ट कर देंगे। एक बात, अब और कैसे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, अब एक एडजस्टमेंट और हो सकता है कि जो हमारा मैनेजर है उसकी अभी सैलरी जो है इस समय 30,000 रुपए पर एनम, अब हम उसकी सैलरी बढ़ा के 45,000 करने वाले हैं। तो हर साल आपका प्रॉफिट 15,000 रुपए से, अभी तक तो नहीं, अब आगे से कम हो जाएगा, तो ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तक हम मशीन के ऊपर 10% का रेट लगा रहे थे डेप्रिसिएशन का, तो 10% से लगा रहे थे, तो हर साल हमारे प्रॉफिट में से 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन के कम हो जा रहे थे। अब हमने बढ़ा दिया रेट, 15% कर दिया, तो फ्यूचर में हमारा रेट जो है 15,000 रुपए प्रॉफिट से कम होगा। तो जो हम फ्यूचर के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे गुडविल में, जो प्रॉफिट निकालेंगे फ्यूचर के लिए, उसमें से हम 15,000 रुपए, 5,000 रुपए जो हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ गया, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। ये थोड़े से एडजस्टमेंट। अभी एक और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है जो बुक्स में दिया हुआ है, तो मैं वो आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स है। नाउ आई एम मूविंग टू द शीट, उस शीट पे आता हूँ जिससे हमें करना है, ठीक है। तो हम जब प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इसके अंदर एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट करने के बाद ये पॉइंट्स मैं समझाता हूँ। फिर उसके बाद फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले वो हम प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर अगर हम मैनेजर की सैलरी कोई बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं तो प्रॉफिट में से कम कर देंगे, और घटाने वाले हैं तो प्रॉफिट में हम जोड़ देंगे, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा आएगा। डेप्रिसिएशन के रेट में कोई चेंज आ रहा है, चेंज, हाँ, डेप्रिसिएशन बढ़ने वाला है तो रेट, तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट कम हो जाएगा, घटने वाला है तो बढ़ जाएगा। और दूसरा ये कुछ दूसरे एडजस्टमेंट्स। तो अब हम इन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं एक एक करके, इनका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या क्या हुआ, एक तो रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल इनकम, और एरर्स इन द पास्ट, ठीक है। ये भी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे प्रॉफिट्स में, और फिर हम फ्यूचर का प्रॉफिट निकालेंगे।
इनको हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल एक्सपेंसेस समझते हैं, ये जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है। अच्छा मैं यही दिखा देता हूँ, उसको शीट चेंज करने में भूल जा रहा हूँ। नॉर्मल एक्सपेंसेस का मतलब है हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकाला 75,000 और उसके अंदर हमने रेंट दिया था लास्ट ईयर, तो रेंट हमारा साल भर का 30,000 रुपए था। अरे वो रेंट तो हम लिखना भूल ही गए थे लास्ट ईयर प्रॉफिट में से, लिखा ही नहीं, तो हमारा प्रॉफिट 75 थोड़ी होगा, 30,000 कम हो जाएगा 45। तो अगर कुछ ऐसे बिजनेस के खर्चे हैं जो ओमिट कर गए, हम लिखने ही रह गए, तो उनको हम प्रॉफिट में माइनस कर देंगे, तब हम सही प्रॉफिट अपना एडजस्ट करने के लिए गुडविल के लिए। इसी ढंग से कुछ इनकम हो सकती है, वो इनकम हम ऐड करना भूल गए प्रॉफिट में, हमको कुछ कमीशन मिलता है, हमारे बिजनेस की रेगुलर इनकम, हमारा बिजनेस उस चीज का, हम कुछ उसमें से इनकम लिखना भूल गए, तो वो हम ऐड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वाला, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये मैंने बताया। अब एरर्स इन द पास्ट, एरर्स इन द पास्ट में यहां से स्टार्ट करता हूं। रॉन्ग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10% लगाना था 8% लगाया, या 10% लगाना था 12% लगा दिया, ज्यादा लगा दिया कम लगा दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया घट गया। अगर ज्यादा लगा दिया प्रॉफिट कम हो गया, कम लगाया तो बढ़ गया। तो ये जो डिफरेंस है ये हम अपने प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। दूसरी गलती क्या हो सकती है, कैपिटल का खर्चा रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू का खर्चा कैपिटल मान लिया। मतलब क्या, हमने अपने यहाँ कुछ मशीनरी को रिपेयर कराया था, मशीनरी हमारे पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है, उस पर हमने 10,000 रुपए रिपेयर के दिए थे, हमको ये खर्चा रिपेयर में डालना था ना, हमने क्या किया, मशीनरी की कीमत में जोड़ दिया बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिपेयरिंग, हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ गया उसको एडजस्ट करना। 10,000 रुपए हमें प्रॉफिट से घटाना चाहिए था, हमने 10,000 रुपए प्रॉफिट से घटाने के बजाय ये मान लिया कि 10,000 की मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी में जोड़ दिया, तो ये गलत हो गया। उल्टा भी हो सकता है, मशीनरी खरीदी उसको खर्चे में डाल दिया, दोनों चीज हो सकती है। अब ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन समझते हैं, और एक दूसरी चीज को समझने से पहले मैं वापस मुझे उसमें जाना पड़ेगा उस बोर्ड पे, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्टरनेट रेम्युनरेशन, ये एक बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है जो करीब करीब कई सारे क्वेश्चन में दिया रहता है। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम अल्टरनेट, कुछ और वो करते तो कहां से होता। देखिए क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में भी, नेशनल इनकम में भी पढ़ा है, सब चीजें पढ़ी हुई। बिजनेस में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। एक लगता है लैंड, जिसके बदले में आप रेंट देते हो। एक लगता है आपका कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके बदले में आप इंटरेस्ट देते हैं। देन एक लेबर लेते हैं आप मार्केट से, वर्कर्स, उनको आप वेजेस एंड सैलरीज देते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस के अंदर जिसने रिस्क लिए, मैनेजमेंट किया, उसको आप प्रॉफिट देते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेसमैन है, उसने, उसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वही 90,000 रुपए ले लेता हूं, साल भर का जो उसने प्रॉफिट निकाला वो 90,000 निकाला, ठीक है सर। और इस 90,000 निकालने में उसने एक अपनी ही जगह, अपनी जगह जिस जगह पे वो बिजनेस कर रहा है, वो अपनी जगह बिजनेस को दे रखी है, अपनी स्पेस पे बिजनेस करता है। अगर वो अपनी जगह को कहीं और रेंट पे किराए पर देता, किसी और को देता, तो उसको साल भर का 30,000 रुपए उसका किराया आ जाता। तो आप बता सकते हैं कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 60,000, नॉट 90, 60। 30,000, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 30,000 रुपए तो उसको किराए से यूं ही मिल जाता। आपने इकोनॉमिक्स में अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी हो, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30,000 रुपीज तो यूं ही मिल जाते उसको, 11th में आपने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो 30,000 रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। और वो 30,000 रुपए वो दे नहीं रहा है, तो 30,000 रुपए वो भी बच गए, तो 90,000 का प्रॉफिट आ गया। अगर 30,000 देता किसी को, 30,000 किसी को देता वो, तो उसका जो प्रॉफिट होता वो जो है 60,000 आता, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट तो 60,000 है।
Actual profit is 60,000, not 90,000. तो that is what, आपको ये बात समझ में आ गई? तो अभी Yes, sir. अच्छा एक मैं आपसे एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। आप जैसे देखते होंगे खेत में, फार्म्स में एक फार्मर अपना काम कर रहा है, तो फार्मर करता है, वो फार्मर जो है वो कर तो रहा है, बट उसके साथ उसका छोटा भाई भी लगा हुआ है, ब्रदर, वो भी करता है, ठीक है, उस फार्मर की वाइफ भी लगी हुई है, ये तीनों लोग मिलकर काम करते हैं। अब क्या होता है कि ये इनको, ब्रदर को, वाइफ को कोई पेमेंट करता नहीं है, तो फार्मर ने साल भर में प्रॉफिट बिजनेस से अपने 70,000 अर्न किए। लेकिन अगर ये ब्रदर उसका कोई दूसरा काम करता, इस खेत में नहीं करते, तो वो 15,000 रुपए वहां से कमा के ला सकता था। ये वाइफ इसकी कहीं और कुछ काम करती तो 12,000 रुपए ये भी ला सकती थी। तो जो फार्मर ने 70,000 का प्रॉफिट अर्न किया, ये 70,000 इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट। इस 70,000 में उसने 15,000 रुपए इसके भाई की मेहनत के भी है, उसको भी मिलने चाहिए, उसकी वाइफ के हैं 12,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, इस 70,000 में से 27,000 में माइनस कर दूंगा, तो जो 43,000 है वही फर्म का, उसके फार्मिंग का, खेती से असली प्रॉफिट है। 15,000 रुपए तो उसको एक्चुअल में उसके भाई को देने चाहिए, 12,000 रुपए उसको अपनी वाइफ को देना चाहिए, 43,000 एक्चुअल प्रॉफिट। इसी ढंग से ये जो कॉन्स्टेंट में ये कॉन्सेप्ट जो आता है रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, इसके अंदर भी एक यही भावना है कि मान लो पार्टनर जो है वो बिजनेस के अंदर अपना खुद का, वो पार्टनर है, खुद भी काम करते हैं, सामान उठाना, धरना, लेना, कई बार वो बाजार से जाके सामान खरीद भी ला रहे हैं, बेच भी रहे हैं, मतलब सभी काम कर रहे हैं। वो दो तीन पार्टनर है, वो सभी काम खुद ही कर लेते हैं। तो भाई प्रॉफिट जो बिजनेस का होता है उसको वो प्योर प्रॉफिट है। जैसे प्रॉफिट के अलावा वेजेस, सैलरीज अलग रखो, रेंट अलग रखो, इंटरेस्ट अलग रखो, प्रॉफिट मतलब प्योर प्रॉफिट। तो पार्टनर जो बिजनेस में अब प्रॉफिट, देखिए जैसे कि एक चीज और मैं बताऊं आपसे, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको समझने की भी कोशिश कीजिए। जैसे हम वेजेस, सैलरीज देते हैं, वो लेबर को देते हैं। लेबर को किस लिए देते हैं? लेबरर को देते हैं जिसने किए, उसकी मेहनत के लिए, उसकी लेबर के लिए। लेबरर ने लेबर दी, उसके बदले में वेजेस, सैलरीज दे रहे हैं। हम रेंट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? लैंडलॉर्ड को। किसके बदले में? उसकी लैंड के बदले में। हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? कैपिटलिस्ट को, जिसने पूंजी लगाता है। किस लिए? कैपिटल के बदले में। हम प्रॉफिट दे रहे हैं, किसको? एंटरप्रेन्योर को। किसके बदले में? उसकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क टेकिंग। मेन चीज एंटरप्रेन्योरशिप में ही होती है, रिस्क टेकिंग, आगे की सोच, इनोवेशन, रिस्क, ये सब चीजें। ये एम्प्लॉय का काम नहीं है। एम्प्लॉय का काम तो बस जो कहा गया वो कर लेने का। एंटरप्रेन्योर तो उसके आगे की सोचता है। लेकिन एक जो बिजनेस का पार्टनर है उसको एंटरप्रेन्योर होने की जरूरत है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ लेबर का भी काम कर ले रहा है। वो अकाउंटेंट भी है। अकाउंटेंट नहीं रखा उन्होंने, एक पार्टनर अकाउंटिंग कर देता है, हिसाब किताब बिजनेस के रख लेता है। भी अकाउंटेंट का काम है ना, वो तो वो एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी है।
तो अगर अकाउंटेंट रखते या तुम जो लेबर कर रहे हो बिजनेस में अपनी खुद की वो रख कर वो लेबर रखते, किसी और से करवाते, तो आपको बिजनेस को 12-15 हजार रुपए हर साल के अलग से खर्चा लगता। तो हम ये कहते हैं कि अगर पार्टनर कुछ और काम करते, कहीं और बिजनेस नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, कुछ और करते, तो 15 हजार रुपए तो वहां से अर्न कर लेते। तो हम ये कहते हैं कि पार्टनर का जो ऑल्टरनेटिव जॉब है, कुछ और काम करने से जो पैसा कमा सकते थे, वो 15 हजार रुपए कमा सकते थे। मतलब वो बिजनेस नहीं करते, कुछ और करते, कहीं जॉब करते या जो भी करते, 15 हजार रुपए तो वो यूं ही ले आते। तो भाई अगर पार्टनर्स मिलजुल कर 70 हजार रुपए कमा रहे हैं और दो पार्टनर्स हैं, दोनों 15-15 हजार रुपए कहीं और काम ऑल्टरनेटिव करते तो ले आते, तो 30 हजार रुपए तो उनका वो हो गया। तो फर्म के जो 70 हजार है उसमें 30 हजार घटा दो, फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 40,000 है, जो एंटरप्रेन्योरशिप से आ रहा है, जो रियल में बिजनेस से आ रहा है। बाकी 30 हजार रुपए तो मजदूरी का पैसा है उनकी। भाई एक छोटे मोटे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में मालिक जो है वो भी खुद भी काम करते हैं, दूसरे सारे, तो वो काम छोड़ दो, हटा दो। प्रॉफिट का मतलब जो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप से आया, तो एंटरप्रेन्योरशिप से तो सिर्फ 40 हजार आया। ये जो 30 हजार मैंने घटाए, इसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर कोई चीज आपको पूछनी है अभी तक जो मैंने बताया? अभी मुझे आपको ये समझाना है और उसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ ना आपको मैंने जो समझाया। अच्छा ए और बी करके बताइए जरा। आप मुझे बोलेंगे नहीं, आप चैट बॉक्स में आप ये चैट में डायरेक्टली भेजेंगे ए और बी। ओके ओके ओके। अरे एवरीवन को नहीं भेजना, मुझे भेजना है प्राइवेटली एवरीवन। ठीक है, 2,30,000 है और इसके अंदर गेन हो गया सब, 1 2 3 करके भेज दिया। अच्छा बी सी डी करिए जरा फटाफट। हाँ अब समझ में आई सर वो 120 गलती से सेंड कर दिया था, 135 है। दिलीप को समझ में नहीं आया ना ये? अरे ये क्या नाम है, शिवम, 1,50,000 रुपए प्रॉफिट आया, 35,000 रुपए हमने प्रीमियम दिया था, वो गलती से लिखना भूल गए। तो प्रीमियम लिख देते तो प्रॉफिट कितना होता, बढ़ता कि घट जाता? सर बढ़ता। बढ़ता कि घट जाता, ये बता। सर माइनस। अरे प्रीमियम घटाते हैं ना प्रॉफिट में, तूने जोड़ कैसे दिया? यस सर। अच्छा दिलीप को तो समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है। सर वो मुझे लगा ऐड करना। तो तुम्हें क्या लगा अपने आप ऐड, अपने तुम्हें क्या क्यों लग रहा है ऐड करना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ऐड करना भूल गए ऐसा लगा। ऐड करना भूल गया? अच्छा प्रॉफिट में ऐड होता है क्या, ये बता तुम्हें? नो सर। प्रॉफिट में ऐड होता है क्या? नो सर। प्रॉफिट में से लेस करते हैं ना। यस सर। तो हम उसको ये देखेंगे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। ये आप ये ट्राई करेंगे, मुझे भेजेंगे, मैं आपको एक लास्ट वाला पॉइंट समझा रहा हूँ, फिर ये मैं दूंगा आपको शीट दी हुई है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मुझे करने हैं पहले, इनको करने के बाद हम आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। पहले तो मैं आपको ये सब करके भेजना है। मैं आपको अभी पहले बता रहा हूँ, ये लास्ट वाला पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक समझना, जरा आ जाइए मैदान में, आइए आप लोग जरा सामने, और वीडियो ऑन करो यार। चलो आओ जरा फटाफट, है ना, शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं सब स्मार्ट दिख रहा है। हाँ ये देखो, ये शिवम सबसे समझदार आदमी है। हाँ मैं बाकी क्लास में सबसे ऑन करा के बैठता हूँ। अच्छा दिलीप तो पहचान गया। ये वरुण को आज तक नहीं देखा मैंने जिंदगी में। हाँ ये जब, हाँ अच्छा ये ऐसा है क्या, तो मैं देखूं तो सही कम से कम। हाँ अब ठीक है, ये होगी बात तो, है ना। आप देखो,
मैं सारी क्लास में चालू कर दिया मैंने कहा कि अब आगे से नहीं करूंगा ना, तो मैं ऐसे 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 पढ़ाऊंगा। अब समझ लो तुम, आएगा कि ढेला नहीं समझ में आएगा किसी को। एक लड़की आई थी अपनी क्लास में, क्या नाम उसका, पलक थी क्या नाम था, नहीं पलक दूसरे बैच में थी, तुम्हारी बैच में थी, दृष्टि। अब बोला कि ऑनलाइन में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। तो कैसे कंफर्टेबल होगे, अगर स्कूल में जाओगे है ना, ऑफलाइन के अंदर बैठते हो, तो स्कूल में क्लास के अंदर शिवम ऐसे बैठता है क्या, ऐसे ऐसे बैठता है क्या, नहीं ना, सामने बैठता है ना टीचर के, यूं तब समझ में आता है, तो ऐसे, तो अपने वैसे समझ में। ठीक है, अब देखना, अब बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये यही चीज में सबसे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कहा तुम लोग मैदान में आओ। ये है मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब क्या हुआ हुआ कुछ नहीं, मतलब हाँ ठीक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम 15,000 रुपए। फिर यहाँ पे मैंने लिखी परचेजेस 1,00,000 रुपए की। यहाँ पे लिखी मैंने क्लोजिंग स्टॉक 10,000, और यहाँ पे मैंने लिख दी सेल्स 1,50,000 रुपए की। अब शिवम बेटा, अब कितना प्रॉफिट आएगा मेरे को बताना जरा यार। दिलीप तू भी बता सकता है, मतलब यूं नहीं कि वरुण नहीं बताएगा बस। 1,50,000 की सेल है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, परचेजेस 1,00,000 की। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। यार इतना टाइम अगर लगाओगे ना, तो सीए जो आया है कस्टमर तुम्हारे को, क्या वो भाग के दूसरे के यहाँ चला जाएगा। जल्दी बता शिवम, ये पढ़े लिखा है तुमने 11th में? यस सर, पढ़ा है अरे बड़ा सिंपल सा, इसमें तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, एडजस्टमेंट कुछ दिया ही नहीं। सर। क्रेडिट साइड का आएगा 160। अभी मैंने फिगर अगर अच्छा एक काम करते हैं यार, अब चक्कर ये है ना कि प्रॉब्लम दूसरी ये है कि अपने को ना ऐसी फिगर समझ में आती है, बाय सेल्स 1,50,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000, चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक 25,000, और लिख दिया मैंने परचेजेस 1,00,000। अब तो बता दे भाई मेरे, बता ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। 1,65,000 इधर आएगा, 1,65,000 इधर आएगा, और 1,25 घटा देगा, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, यही होगा ना 40,000 का। यस सर। दिलीप नहीं ना, गलत है ना ये? यस सर, सही। सही है। शिवम सही है? शिवम सही है कि गलत है? यस सर। सही है ना? अब मैं आपसे एक काम कहता हूं, दिलीप की गलती से जो 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसको मैंने गलती से 20,000 इसकी वैल्यू लिख दी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15,000 की जगह मैंने गलती से 20,000 कर दी। तब ये बताओ कि मेरे प्रॉफिट पे दिलीप कितना फर्क पड़ेगा। मेरा प्रॉफिट 40,000 से 35,000 हो जाएगा, कि 30,000 हो जाएगा, कि 25,000 हो जाएगा? सर 35 हो जाएगा। हाँ 35 हो जाएगा। दिलीप कितना हो जाएगा मेरा प्रॉफिट? 35,000। अच्छा, अब करके देखते हैं बेटा जरा। दिलीप ये 1,50,000 और ये 20,000, इस साइड का टोटल बता कितना होगा? प्लस 170। 170। अब ये 170 यहाँ लिख दिया मैंने। इस 170 में जरा 1,25,000 घटाओ, कितना होता है? $55। नहीं,
25,000, सॉरी 45। बताओ शिवम और दिलीप, तुम लोग बताओ जरा। $45,000। हाँ शिवम, सर 45। तो ये मेरा जो प्रॉफिट है वो 40,000 से बढ़ के कितना हो गया? कम नहीं हुआ, बढ़ गया। दिलीप, कम हुआ कि बढ़ गया? बढ़ गया सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इज दैट ओके? अगर Yes, मैं sir. क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दूं, मेरे से गलती हो गई, मैं ज्यादा लिख दी, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको, शिवम को, दिलीप को? यस सर। Yes, sir. अब मान लो, अब उल्टा लेते हैं। ये 15,000 था, इस 15,000 की जगह मैंने गलती से इसकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की 10,000 निकाली। जब 15,000 था तो मेरा प्रॉफिट था 40,000। अब मैंने इसकी वैल्यू 10,000 निकाली, तो 5,000 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर दी, गलती से कम लिखा, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो सर जाएगा। कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर का टोटल कितना हो जाएगा? क्लोजिंग 160। स्टॉक का ये 160 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 160। तो मेरा प्रॉफिट अब हो जाएगा कितना? 35। 35। ये बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए आप, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिट विल इंक्रीज। If closing stock is undervalued, profit decrease। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैं ज्यादा लगाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम लगाऊंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। बेटा नीलेश, ये समझ में आ गया इतना आपको? यस सर। दिलीप, ये बात समझ में आएगी तेरे को? यस सर। अच्छा, अब ये एक चीज बता कि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यस सर। ठीक है। अब अगले साल क्या हुआ? यहां मैं 15,000 से चलता हूँ। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर जो हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक था, एक सेकेंड यार, ये जरा स्क्रीन पे इतनी सारी चीजें हैं, तुम लोगों को एक साइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरा इधर क्या रहा? नेक्स्ट ईयर वो मेरा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया 15,000। नेक्स्ट ईयर मैंने परचेजेस की 1,20,000 की। फिर इधर जो है मेरी सेल्स हुई सपोज 2 लाख रुपए की, और मेरा फिर उस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक सपोज मेरा इस साल मेरा क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए, तो इस साल का टोटल आया 2,20,000, ये आया 2,20,000, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया 85,000, 85,000 रुपए। इज दैट ओके? यस सर। अब अगर मान लो पिछले साल मैंने क्लोजिंग स्टॉक 15,000 की जगह 10,000 लिख दिया था, तो पिछले साल का मेरा प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। पिछले साल मैंने कम लिखा है, तो जब पिछले साल मैंने 15 की जगह 10 लिख दिया, तो इस साल जो है वो 15 की जगह इस साल भी 10 लिखूंगा। जब पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक मैंने 10 दिखाया, तो वही तो इस साल ओपनिंग स्टॉक आएगा। यस सर। तो अब बताओ, अगर मैं इसको इस साल 10,000 दिखता हूं तो मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सर प्रॉफिट कम रहेगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा। नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। सर प्रॉफिट बढ़ा रहेगा इसमें, बढ़ जाएगा, बाकी ओपनिंग। क्योंकि देखो इस साइड का टोटल 2,20,000 है। ये 2,20,000 में
मैं 1,30,000 घटाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 90,000 हो जाएगा। देखो तुम आप खुद करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा 90,000। जब मैं ओपनिंग, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए जरा, बनाइए जरा अपनी अपनी कॉपी में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। बनाओ जरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में तुम अपने मन से एक फिगर लिखो, ओपनिंग स्टॉक लिखो, परचेजेस लिखो, सेल्स लिखो, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो जरा सबके सब, और उसको प्रॉफिट को बढ़ा के देखो बढ़ने से कितना हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओ और फिर घटाओ, अपने मन से करो, अपने मन से करो। ये चीज कंफ्यूज करेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई कीजिए इसको। ये 4 चीज लिखनी है बस, और कुछ नहीं लिखना। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, बस ये 4 चीज लिखनी है। आप लिखिए जरा। सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना? नहीं, आप हर केस एज्यूम करो, एक बार बढ़ाओ। देखो 2 चीज करो, एक साल आप अपना प्रॉफिट जो है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाइए, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है उस साल, और नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग स्टॉक है तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे निकालो उसको, ऐसे ट्राई करो। एक साल क्लोजिंग स्टॉक निकालो, फिर नेक्स्ट ईयर उसको चेंज करो। आपने वो सिचुएशंस की, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो आपको मेन चीज है वो ये समझनी है ना। ये जब आप कोई भी केस लेके करेंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना, आप 2 साल का प्रॉफिट, 2 साल का अकाउंट बनेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और देखिए उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आप अपना कंक्लूजन आप खुद निकालेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। मैं आपसे जो चाह रहा हूँ वो ये चाहता हूँ बस, क्योंकि आप अकाउंट्स में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको खुद अपना लॉजिक डेवलप करना आना चाहिए। तब आप जब अपना लॉजिक आप खुद निकालोगे ना, समझ के कैसा हो रहा है, तो आप कभी भी अकाउंट्स में पिछड़ोगे। 2022 यहाँ पे आप लिखिए परचेज, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखिए आप परचेजेस, यहाँ लिखिए सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और ये फिगर आप अपने मन से अज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो। ये 10,000 ले लो, ऐसी फिगर ले लो जो कैलकुलेशन सिंपल हो, अपने को तो बस कॉन्सेप्ट समझना है और क्या। 1.5 लाख रुपया हो गया, और ये मैंने सपोज 5,000 ले लिया। 5,000 बढ़ाने घटाने में दिक्कत आएगी तो मैं 10 ले लेता हूँ, 10 दोनों बराबर हो जाएगा, 15, 20 ले लिया, तो 1,70,000 इधर आ गया, 1,70,000 इधर आ गया, तो मैं कहूंगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 60,000। अब ये जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक 20,000, फिर नेक्स्ट ईयर फिर परचेजेस लिखूंगा मैं। सपोज नेक्स्ट ईयर हमारी परचेज ज्यादा थी, 1,20,000 की, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्स ले लिया मैंने 1,80,000, और यहाँ मैंने ले लिया नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक सपोज 10,000, तो ये हो गया मेरा 1,90,000, और ये हो गया मेरा 1,90,000, और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया वो हो गया ये कितना 50,000 50,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये इतना आपको पहले बना लेना है, और अपने मन से आप कोई फिगर लिखो। 2 साल का बनाइए, एक लास्ट ईयर का, एक 21, 22, या अपने मन से आपको भी दे दीजिए, ठीक है। इतना आपने बना लिया, बनाइए जरा। दो साल का आपको बनाना। ध्यान ये रखिएगा कि 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक सेम होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लो, बस बाकी आप कुछ भी ले लो। इतना हो जाए तो मुझे बताइए। यस सर। हो गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब आप एक assumption लीजिए, इसको 20 को 25 करिए, या जो भी फिगर ली उसको 5,000 रुपए बढ़ाओ, देखो इस साल के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, और नीचे नोट लिखते जाइए
कि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेस प्रॉफिट इंक्रीजेस, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीजेस प्रॉफिट डिक्रीजेस। सर डिक्रीज हो रहा है। हाँ क्या करो बेटा? सर डिक्रीज हो रहा है, अगर ओपनिंग क्या नहीं प्रॉफिट स्टॉक मतलब को कब डिक्रीज हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने में डिक्रीज हो रहा है कि घटाने में डिक्रीज हो रहा है? सर घटाना। नहीं मेरे को ये बताओ कि डिक्रीज कब हो रहा है, जब क्लोजिंग स्टॉक हम बढ़ा रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक घटा रहे हैं? कब decrease? घटा रहे जब। घटा रहे हैं ना। तो जब क्लोजिंग स्टॉक Yes, घटा sir. रहे हैं तो जिस साल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी उस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। अच्छा अब जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक तुमने घटाया 15,000 5,000 से या जो भी किया, प्रॉफिट कम हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक घटा तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट भी घट गया। अब इसका नेक्स्ट ईयर क्या इफेक्ट जाएगा? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो घट जाएगा। यस सर। जब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक Yes, घटेगा तो sir. नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक घटेगा। तो आप देखिए नेक्स्ट ईयर क्या फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पे उससे। सर प्रॉफिट सर प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। प्रॉफिट इंक्रीज ज्यादा रहेगा। बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सर इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। शिवम तुम क्या कह रहे हो? इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। दिलीप तुम क्या कह रहे हो? दिलीप को नहीं समझ में आया ना। जी सर आगे इंक्रीज हो, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, कि प्रॉफिट नहीं ईयर और प्रॉफिट मैंने यहां दिया आपको 2021, और मैं आपको सिचुएशन देता हूं कि ये मैंने आपको सिचुएशन दी है कि 2020 का मैंने क्लोजिंग स्टॉक जो है 6,000 से ज्यादा लिख दिया था। व्हाट इज द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ 2020 एंड 2021? अब आपको 2020 का और 2021 का सही प्रॉफिट मुझे बताना। सर 2020 का होगा 96,000 और 2021 का होगा 1,01,000। हाँ शिवम और दिलीप बताइए। सर हम्म सर 2020 में ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग नहीं, 2020 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सर डिक्रीज होगा। हाँ 6,000 से डिक्रीज। क्या कह रहे हो शिवम? सर अगर 6,000 रॉन्गली करा है तो 2021 का सर प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, अपन ने 2020 में क्लोजिंग स्टॉक 6,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया, तो 2020 का प्रॉफिट, सही प्रॉफिट 2020 का कितना होना चाहिए? ये बताए कि 1,01,000। हाँ 1,01,000। 1,01,000 1,02,000 है अभी, कितना होना चाहिए सही प्रॉफिट? नो सर। हाँ तुम बताओ दिलीप। सर 2020 का 95,000। 95 नहीं 96। तो 1,02,000 में 6,000 कम करोगे तो 96 आएगा ना। यस सर। 95 का तो कोई काम ही नहीं है। तो अपन या तो 96 बोलो या 1,008 बोलो,
तो ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल में हमारा 2020 का सही प्रॉफिट जो है वो 96,000 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और यहां का प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1,01,000। जिस साल हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी उस साल का प्रॉफिट गलती से बढ़ जाएगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट गलती से कम हो जाएगा। हमने यही तो देखा है यहाँ पे। जिस साल हमने क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे 20,000 था, मैं इस 20,000 को गलती से यहाँ पे मैं 30,000 लिख देता हूं। सपोज मैं इसको 30,000 लिख देता हूं यहाँ पे गलती से, तो मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। और जब ये 30,000 रुपए जब मैं यहां लिखूंगा 30,000 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाएगा। मैं इस चीज को फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, देखना अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस चीज को। इस पॉइंट को समझ जाओगे तो बस अब इसमें और कुछ नहीं है, बहुत गुडविल आसान है, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है जो बुक्स में दिया हुआ है और मैंने इसको कवर कर लिया है। क्योंकि आप जब करोगे क्वेश्चंस तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, तो उस चीज को आप समझें। इसको दोनों अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है 2020 और ये ट्रेडिंग अकाउंट है 2021। ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपए, मेरी है परचेजेस 1,50,000, मेरी है सेल्स 2,30,000 और यह है क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये 2,80,000 आया। ये कितना आएगा, ये 280 आएगा। तो अब मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1,00,000 रुपए। इतना तो क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं नेक्स्ट ईयर का जब बनाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक। सपोज अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मेरी परचेजेस सपोज 2,00,000 की है। नेक्स्ट ईयर की मेरी परचेजेस जो है वो 2,00,000 की। नेक्स्ट ईयर की मेरी जो सेल्स है वो 3,00,000 की है। और नेक्स्ट ईयर का जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो मान लो 60,000 रुपए का। तो नेक्स्ट ईयर का जो मेरा प्रॉफिट आएगा 3,60,000, ये 3,60,000। और यहाँ का जो मेरा प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000। तो ये जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया है, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर करो पहले, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें तो ऐसे ही बनता है ना, मैंने अपनी मन से फिगर मानी। मैंने आपसे बस एक चीज कही थी कि एक चीज आप ध्यान रखना, जो जितना क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लेना उतना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेना, बाकी आप अपने मन से कुछ भी फिगर ले सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो अब मैं कहता हूं कि गलती से क्या हुआ, मेरा सही प्रॉफिट जो है 2020 का सही प्रॉफिट 1,00,000 रुपए। सही प्रॉफिट अगर मैं 2020 का देखूंगा तो 1,00,000। लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि ये 10,000 मैंने इसको ज्यादा लिख दिया, मैंने इसको 60,000 लिख दिया। इसको कहते हैं ओवर वैल्यू करना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। तो सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट भी 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। ठीक है, दिलीप को और वरुण को समझाया, शिवम समझ में आई बात? क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं ज्यादा दिखाऊं, तो जब मैं यहाँ 10,000 रुपए ज्यादा 60,000 दिखाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर भी 60,000 हो जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, ये 3,60,000 में ये 60,000 और 2,00,000 घटाऊंगा तो ये मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा। तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, आपको क्या ध्यान रखना है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड इन 1 ईयर। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो चीज रहेगी वो बस एवरेज मेथड में आएगी ना, बाकी जो दो मेथड है सुपर प्रॉफिट और उनमें तो नहीं आएगी ना? उसमें भी आएगी, सेम, ठीक है, ओके। उसमें भी ले सकते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर विल ऑल्सो गेट ओवर वैल्यूड, अगर हमने प्रॉफिट ओवर वैल्यूड, बट द प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर will get undervalued। जिस साल हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करेंगे उस साल का प्रॉफिट तो ओवर वैल्यू हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर का कम हो जाएगा। यहां पे मैंने ये दिखाया, यहां पे मैंने ये किया कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा 50,000 था मैंने उसको गलती से 60,000 दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब 60,000 दिखाया तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया। तो जिस साल हम ओवर वैल्यू करते हैं उस साल का प्रॉफिट तो बढ़ जाता है, 1 लाख से 10, 1 लाख, लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो है वो कम हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिए आप। इज दैट ओके? अब इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे? ओवर वैल्यू करने की बजाय मैंने अंडर वैल्यू कर दिया, 10,000 रुपये ज्यादा दिखाने की बजाय मैंने प्रॉफिट जो है 10,000 रुपये कम दिखाया, मैंने 40,000 दिखा रहा हूं। अगर ये 40,000 दिखा रहा हूं तो यहाँ का मेरा प्रॉफिट भी 10,000 से कम हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब मैं 50,000 की जगह 40,000 दिखाऊंगा इंक्रीज हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। अब 3,60,000 में 2,40,000 की दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 1,10,000, 1,20,000 हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? If closing stock is undervalued in 1 year, 1 साल वो undervalue होता है, the profit of that year will also get undervalued, वो profit भी undervalued हो जाएगा, but the profit of next year will get overvalued। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इस साल का तो कम हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट ईयर का बढ़ जाएगा। ये आपको मेनली समझना, ठीक है? अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट, ये मैंने फोटो खींच ली, मैं दे दूं। अब मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको शीट दिखाई, इस शीट के अंदर ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके मुझे भेजने। अब जैसे ये जो मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन है, देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक सही है। ये मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन का मतलब होता है, अरे अच्छा मैं स्क्रीन तो शेयर ही नहीं कर रहा। ये मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन में ये होगा कि इसमें एक से ज्यादा सही है, यहाँ पे एच तक ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है, तो आपको सुनना है कौन सा सही है। चूज द करेक्ट आंसर, एक ही सही है, चूज द करेक्ट आंसर एक ही सही। ये मैं आपको भेज रहा हूँ शीट, और इसके बाद एक और शीट में भेजूंगा, उसके अंदर भी क्वेश्चंस होंगे, तो अब आप उनको करना, तो आपको सर याली आपने सेंड कर दी है। अच्छा ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर लें, और उसके बाद वाली भी एक शीट भेजता हूं, तो आप उसको करना स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे पहले गुडविल वैल्यूएशन में सही प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। फ्यूचर का सही प्रॉफिट क्या होगा फ्यूचर में, वो आ गया तो गुडविल के चैप्टर में कुछ और है ही नहीं, बस वो नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है कैपिटल से, बस, और कुछ नहीं है। बस मेन इसके अंदर दिक्कत आती है सही प्रॉफिट निकालना, वो मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट बताए, उसके अंदर अलग खेल होंगे। इसके अंदर कहीं डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया, कहीं कम लग गया, कहीं कुछ हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यू हो गया, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, ये सब आएगा, बस और कुछ नहीं इस चैप्टर में। बाकी तो सब हो जाएगा, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं बाकी। इज दैट ओके? मैं भेज रहा हूँ, अब आपको करने में भिड़ जाइए, तो मुझे भेजिएगा, ठीक है? यस सर।